हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ है आपसे, क्योंकि हमारी व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। क्लासेस भी थे और इधर हमारे गांव में यज्ञ वगैरह चल रहा था, तो काफ़ी व्यस्तता थी। लेकिन अब चीज़ें समाप्त हो गई हैं और अब आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। और हम उधर पढ़ चुके थे बायोलॉजी के अंदर न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन को। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो केमिस्ट्री के ऊपर है कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। अगर बच्चों आप दे रहे हो एग्ज़ाम BSEB यानी बिहार बोर्ड से 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप 26-27 सेशन वाले विद्यार्थी हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपका साइंस में मार्क्स जो है बहुत बेहतर आप पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के डिस्कशन कि क्या पढ़ना है। और आज पहला चैप्टर का हम लोग शुरुआत भी करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहला चैप्टर जो आपका है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। जो दूसरा चैप्टर है बच्चों, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। तीसरा चैप्टर है बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुएं और अधातुएं। नाम लिखते हैं धातु और अधातु। चौथा चैप्टर है बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है चैप्टर? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। और केमिस्ट्री का जो अंतिम टॉपिक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों की आवर्त सारणी। तत्वों की आवर्त सारणी। तत्वों की आवर्त सारणी यानी जो पहला चैप्टर है बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातुएं और अधातुएं। चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों की आवर्त सारणी। तो हमारा सारा डिस्कशन इसी के ऊपर है बच्चों केमिस्ट्री में, और इसको बेहतर ढंग से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और वैसा प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम में भी हमारे नोट से ही आपका क्वेश्चन आए। तो एक बार आप नोट करें, तो उसके बाद बढ़ेंगे आगे। एक बात और बता दें, केमिस्ट्री के जनक किन्हें माना जाता है? तो केमिस्ट्री का जनक बच्चों माना जाता है एंटोनी लेवोजियर को। किसको माना जाता है? केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का जनक या पिता, जनक या पिता माना जाता है एंटोनी लेवोजियर को। तो ध्यान दें, केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को। तो बढ़ते हैं आगे। और बच्चों, आपको अगर आप 9th में हैं या 10th में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 1 से लेकर के 20 तक, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, 1 से लेकर 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक मास याद होना चाहिए। और उसके नेम याद होने चाहिए, यानी कि 1 नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन। 2 नंबर पे कौन है? हीलियम। और उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होने चाहिए।
और हम कुछ तरीके बताते हैं जिससे आप याद कर पाएंगे 1 से लेकर 20 तक। तो कैसे याद कर पाएंगे? 1 से 20 तक का ये ट्रिक है और 1 से 20 तक ही आप याद भी कर पाएंगे इससे। अगर परमाणु संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, कितने की? 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर 20 तक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसका एटॉमिक नंबर इवन हो तो एटॉमिक मास क्या होगा? 2 इंटू एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक संख्या उसका ऑड हो यानी विषम हो तो एटॉमिक मास उसका होगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। ध्यान देना है। जैसे समझते हैं, जैसे ये आपका 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है और एलिमेंट है। जैसे एटॉमिक नंबर 1 है, क्या है? 1 है, तो ये ऑड है कि इवन है? तो आप कहिएगा कि ऑड है। ऑड है तो हमने अभी सीखा 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, यही एटॉमिक मास आएगा। लेकिन हाइड्रोजन के केस में ये वाला लागू नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आना चाहिए था कितना? 2 इंटू 1, ये आना चाहिए था 3, लेकिन यहाँ पे तो 1 ही है, तो यहाँ पे केस ये लागू नहीं होता। यानी कि जो हमने ट्रिक जो बताया है बच्चों, वो ये यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन केस है। कुछ है एक्सेप्शन, आप अब सीख लीजिएगा कि कौन कौन से एक्सेप्शन है। उसके अलावा आप सब पे ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये आपका एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, इसका सिंबल H होता है और एटॉमिक मास 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। उसके आगे हीलियम पे बढ़े तो हीलियम पे ये लागू होगा। देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है, इवन नंबर है, तो एटॉमिक मास 2 इंटू 2, 4 होगा। यहाँ पे ये लागू होगा। तीसरा है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, सिंबल Li, और एटॉमिक मास जब आप निकालने जाइएगा तो आप जानते हैं ऑड के लिए क्या होता है? 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, ये 7 आएगा लगभग। देखिए 7 है। चौथा बेरिलियम पे ये लागू नहीं होता है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, सिंबल B और एटॉमिक मास 9 होगा इसका, याद रखिएगा। ये लागू नहीं, किस पे लागू नहीं हुआ? हाइड्रोजन और बेरिलियम में। आगे बोरॉन के ऊपर आए तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, सिंबल B, और एटॉमिक मास अगर बात करें तो देखिए, अगर एटॉमिक मास आप निकालिएगा तो आपका क्या आएगा? चूँकि ऑड है तो ऑड में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो इस पर लागू होगा। यानी कि बोरॉन का एटॉमिक मास क्या हो गया? 11। कार्बन पे भी लागू होगा। देखिए 6 है कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे सीधे सीधे दोगुना हो जाएगा सम वाले केस में, यानी कि इवन वाले केस में तो ये हो जाएगा 12। उसी तरह से नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पे ये लागू नहीं होता है, नाइट्रोजन पे लागू नहीं होता है, तो इसका याद रखना पड़ेगा। इसका 14 होता है, सीधे दोगुना हो जाता है। ऑक्सीजन पे ये लागू होगा, इवन नंबर है 8 नंबर पे, तो 8 गुना 2 16। फ्लोरीन पे लागू होगा, तो फ्लोरीन कितना है? 9 नंबर पे, तो ऑड नंबर है, तो 9 गुने 2 प्लस 1 हो जाएगा 19, ठीक है। नियॉन पे भी ये लागू होगा, 10 नंबर पे है, तो 10 गुने 2 20। सोडियम पे भी ये लागू होगा, 11 नंबर पे है, तो 11 गुने 2 प्लस 1 23। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि ये ऑड पे था। मैग्नीशियम पे भी ये लागू होगा, 12 नंबर पे है, तो इवन नंबर है, तो सीधे दोगुना 24। एल्युमिनियम पे भी लागू होगा, 13 नंबर पे है, तो ऑड है, तो दोगुना करके 1 जोड़ेंगे तो 27। सिलिकॉन पे भी ये लागू होगा, 14 नंबर पे है, तो सिर्फ दोगुना करना पड़ेगा क्योंकि सम संख्या है ये, तो 28। 15 फास्फोरस पे भी ये लागू होगा, 15 नंबर पे है, तो दोगुना करके 1 जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑड है, तो आ जाएगा 31। सल्फर पे भी ये लागू है, 16 गुने 2 32। 17 और 18 पे लागू नहीं होगा, 17 और 18 पे लागू नहीं होगा। देखिए तो सीधे आपको याद रखना 35 और 18 और 17 क्लोरीन, 35 एटॉमिक मास, 18 पे ऑर्गन है 39, यानी 40 लगभग क्या है? ये 40 है, तो 40 ही आपको याद रखना है। फिर पोटेशियम है, पोटेशियम का पे लागू होगा, ऑड नंबर है 19 पे, तो 19 गुने 2 प्लस 1 39। फिर कैल्शियम 20 पे है, तो ये भी इवन है, तो 20 गुने 2 40। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि 1 से 20 तक में आप एक नंबर को छोड़ दें,
4 नंबर को छोड़ दे, 7 नंबर को छोड़ दे और 17-18 नंबर को छोड़ देंगे तो बाकी पे हमारा ट्रिक लागू हो जाएगा। और ये ट्रिक कौन सा है बच्चों? ट्रिक है कि अगर एटॉमिक नंबर इवन है, यानी कि इवन का मतलब क्या होता है? 2, 4, 6, 8 ऐसे, तो इवन है तो एटॉमिक मास जो होगा बच्चों, एटॉमिक मास जो होगा सीधे सीधे 2 इंटू एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑड होगा, अगर एटॉमिक नंबर ऑड होगा, एटॉमिक नंबर ऑड होगा यानी 1, 3, 5, 7 इस तरीके से, तो एटॉमिक मास जो होगा बच्चों, एटॉमिक मास जो होगा वो आपका होगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो ये तरीके हैं 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर याद करने के लिए, लेकिन 1, 4, 7, 17 और 18 में ये लागू नहीं होता ये ट्रिक, तो आप ध्यान रखिएगा। ट्रिक कितना से है? 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स के लिए। तो एक बार नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो क्या आप याद कर पाएंगे? तो बढ़ते हैं अब आगे। 2 चीज़ें याद रखना है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। क्या याद करना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है 2 चीज़ें अगर समानुपाती होंगे तो इस तरह लिखेंगे, और व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन समानुपाती के अंदर बच्चों होता क्या है कि अगर एक चीज़ का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे चीज़ का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर पहले का वैल्यू घटेगा तो दूसरे का ही वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ठीक उल्टा होता है, अगर पहले का वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। और अगर पहले का वैल्यू घट रहा है तो दूसरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यानी समानुपाती के अंदर पहले का बढ़ेगा तो दूसरे का ही बढ़ेगा वैल्यू, और घटेगा तो घटेगा। इसके अंदर पहले का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, पहले का घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा। तो ये होते हैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो आप याद रखने का प्रयास करेंगे। अब हमारा जो सिलेबस है, और सिलेबस के अंदर प्रथम जो चैप्टर है बच्चों वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को। किसको पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस को। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रोसेस है बच्चों, यानी प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं और नए गुण धर्म के साथ बनते हैं। यानी अगर इसके डिफाइन की बात करें तो कहेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण नए गुणधर्मों के साथ होता है। नए पदार्थों का निर्माण नए गुणधर्मों के साथ होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसके डिफाइन को लिखते हैं, और क्या लिखेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण नए गुणधर्मों के साथ होता है। नए गुणधर्मों के साथ होता है।
साथ होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है और उसका गुण भी क्या रहेगा? बिल्कुल ही नया रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर कार्बन का रिएक्शन या कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाया जाए, किसके साथ करवाया जाए बच्चों? ऑक्सीजन के साथ करवाया जाए, तो देखिए कार्बन एक ठोस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो यहां बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऑक्सीजन जीवनदाता होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जीवन लेने वाला होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए खतरनाक होता है, जबकि ऑक्सीजन क्या होता है? हमारे लिए अच्छा होता है। तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर्टी अलग है कि नहीं है? अलग है, बिल्कुल है। तो यही चीज़ है, ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये सॉलिड है, लेकिन ये गैस है, तो इससे ही प्रॉपर्टी क्या है इसका? डिफरेंट है। तो कहने का मतलब है कि नए पदार्थ का निर्माण तो हो ही रहा हो, साथ ही साथ जिससे ये बन रहा है ना, उससे इसका प्रॉपर्टी भी क्या हो? अलग हो। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अगर करवाते हैं बच्चों, तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये दो एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। तो केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे बच्चों? वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों का निर्माण, यानी कैसे पदार्थ? नए पदार्थों का निर्माण नए गुणधर्मों के साथ होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाने पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला, मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो नोट करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है। तो जो पदार्थ बच्चों रिएक्शन में भाग लेता है, जो पदार्थ रिएक्शन में भाग लेता है, जैसे यहाँ पे ये दोनों है, यहाँ पे ये दोनों है, तो जो रिएक्शन के अंदर भाग लेता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और हिंदी में बोलते हैं इसे अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ पे कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन। और जो बन के आते हैं ना, नए जो पदार्थ बनते हैं ना बच्चों, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। या इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। क्या क्लियर है? जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं रिएक्शन के बाद उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा? हमारा हेडिंग हो जाएगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट अभिकारक। अभिकारक। अभिकारक किसे कहेंगे? एक मिनट। तो हाँ, क्या पढ़ा रहे थे बच्चों? रिएक्टेंट यानी अभिकारक। और अभिकारक कहते किसको हैं? तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है,
उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट उत्पाद या प्रतिफल इसे बोलते हैं, प्रतिफल। इसके डिफाइन की अगर बात करें तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहेंगे। तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहेंगे? उसे उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्लियर? उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। एग्जाम्पल वही मैग्नीशियम वाला ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों? ये रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे इसे? अभिकारक या रिएक्टेंट। और अभिक्रिया के फलस्वरूप ये बन रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट या उत्पाद। क्या क्लियर है? तो रिएक्टेंट जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे प्रोडक्ट या प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नए गुणधर्मों के साथ होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, और ये जो रिएक्टेंट होते हैं दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही होंगे। और एक चीज़ और बच्चों, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आप सर इस तरीके से क्यों नहीं लिख रहे हैं? मैग्नीशियम का Mg प्लस ऑक्सीजन का O और इससे रिएक्शन करवा के MgO बनाएं, ये सवाल आ रहा होगा। तो ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यानी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो अभिक्रिया में बच्चों हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सीधे सीधे उसका नाम ही लिखेंगे। जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसका सिंबल लिखेंगे। ठीक है। तो अभी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो Mg प्लस MgO बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज़ और नोट के रूप में लिखना है बच्चों। नोट क्या है? नोट को समझें, उसके बाद लिखें। जैसे ये मैग्नीशियम का रिएक्शन किससे करवाया? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल थे? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम थे? 2 एटम थे। और क्या बना बच्चों? MgO बना। क्या बना? MgO बना। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है बच्चों? कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पुराने बॉन्ड होते हैं ना बच्चों, पुराने बॉन्ड, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूटता है। पुराना बंध, पुराना बंध टूट जाता है, यानी जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। यानी देखिए Mg के साथ ही आके जुड़ जाएगा और ये ऐसे ही अकेले रह जाएगा। तो ये पुराना बॉन्ड टूटेगा और नए बंध बनाएंगे। देख, जैसे आप समझे कि जैसे कि 2 व्यक्ति का शादी हुआ है और कोई खूबसूरत महिला उस व्यक्ति के लाइफ में आ जाए, तो अब जो पुराना शादी था वो टूट जाएगा और नया शादी क्या हो जाएगा? बन जाएगा, यानी नया बॉन्ड बन जाएगा। यानी जो पुराने जो रिलेशन चल रहे थे वो टूट जाएंगे
और नए रिलेशन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होता है कि जो पुराना बॉन्ड है केमिकल रिएक्शन के अंदर वो टूट जाता है और नया बॉन्ड क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो आज का चर्चा हम यहीं तक रखेंगे और आपसे मिलते हैं इस सीरीज में, और पूरा का पूरा केमिस्ट्री बेहतर ढंग से ख़त्म करने का प्रयास रहेगा मेरा, और सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही आएंगे। तो बेफिक्र रहें, टेंशन फ्री रहें, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।